दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। हम बात कर रहे थे वित्तीय विवरणों की। क्या वित्तीय विवरण के बारे में हम बात कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो उस पहले पार्ट में हमने वित्तीय विवरणों के बारे में देखा। इसका पार्ट 2 है ये, जिसके अंदर हम वो जो वित्तीय विवरण बनाए गए थे उनके विश्लेषण के बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारा पार्ट 2 है। यदि आपने वह नहीं देखा तो आप पहले वह देखिए। तो ब्रीफ तो आपको बता देते हैं कि जैसे कोई भी कंपनी होती है, किसी भी कंपनी में बहुत सारे वित्तीय व्यवहार होते हैं। यारी दोस्ती के व्यवहार की बजाय वित्तीय व्यवहार होते हैं, जिसमें जिनको हम क्या मुद्रा में या मौद्रिक जिनका कोई ना कोई मौद्रिक मूल्य हम डिसाइड कर सकते हैं। उन सब व्यवहारों को क्या है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। उन सब व्यवहारों से क्या है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। और उन बैलेंस शीट से क्या है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि कंपनी फायदे में है, नुकसान में, कंपनी का कितना कर्जा है, कितने सामान उधार में है। तो कंपनी की जो वास्तविक स्थिति होती है उनका पता उनसे चलता है। तो इसके लिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। और वित्तीय विवरण भी कई प्रकार के बनाए जाते हैं। लेकिन और वित्तीय विवरण की खासियत होती है कि वो थोड़े से ब्रीफ होते हैं। ब्रीफ मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट होते हैं, चीज़ें कम ही लिखी जाती है। लेकिन उनमें एक समस्या ये आती है कि जो विशेषज्ञ होते हैं वे ही उनको समझ पाते हैं, हर कोई उनको समझ नहीं पाता। मतलब पूरी डिटेल के साथ वित्तीय विवरण कभी भी नहीं बनाए जाते हैं। तो वही बात आती है, वित्तीय विवरण बनाना तो ठीक है, लेकिन वित्तीय विवरण को पढ़ना भी आना चाहिए। तो पढ़ना आना चाहिए, इसके लिए आज हम पढ़ेंगे वित्तीय विवरण के विश्लेषण की विधि। मतलब जो उनको हम विवरण होते हैं उनको किस तरह से देखते हैं, तो उसके बारे में आज का टॉपिक हमारा वित्तीय विश्लेषण के प्रकार। वित्तीय विवरणों को विश्लेषण 4 तरह से किया जाता है। जो वित्तीय विवरण होते हैं उनका विश्लेषण क्या है, 4 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका आता है हमारा बाह्य विश्लेषण, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। क्या करते हैं, बाह्य विश्लेषण। वित्तीय विवरणों के जो बाहरी उपयोगकर्ता होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला विश्लेषण होता है। कि जो बाहरी उपयोगकर्ता, जैसे कोई मान लो कोई कंपनी है, कंपनी के बारे में कोई पता करना चाहता है जनता में से, तो बाहरी विश्लेषक हो गए। अब वो पता कैसे करेंगे कि वे नेट पे जाएंगे, पता करेंगे। सभी वित्तीय विश्लेषक सभी अभिलेखों तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्या, जितने भी वित्तीय अभिलेख होते हैं वहां तक उनकी पहुंच नहीं होती। उसे केवल प्रकाशित विवरणों पर ही निर्भर होना पड़ता है। मतलब जो कंपनी अपने जो विवरण प्रकाशित करती है, केवल वह वहीं तक अपनी जो पहुंच है बना पाता है। ये क्या, बैंकों, लेनदारों, शोधकर्ताओं और सरकार, इनके द्वारा किया जाता है बाह्य विश्लेषण। तो कंपनी के बारे में केवल बाहर बाहर से हम पता कर सकते हैं। फिर आता है आंतरिक विश्लेषण। फिर क्या आता है, आंतरिक विश्लेषण की बात करें तो जब संस्था के जो प्रबंधक है, संस्था के प्रबंधकों के द्वारा संस्था के अभिलेखों के आधार पर, क्या है, जब संस्था के प्रबंधकों के द्वारा संस्था के अभिलेखों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक विश्लेषण कहते हैं। क्यों, क्योंकि कंपनी के खुद के मैनेजर मतलब प्रबंधक इसको कर रहे हैं, इसलिए आंतरिक विश्लेषण कहलाएगा। इसमें क्या होता है, विश्लेषण के पास जो विश्लेषक है उसके पास क्या सारी सूचनाएं उपलब्ध होती है। और कौन कौन सी, चाहे प्रकाशित हो या अप्रकाशित। क्यों, क्योंकि वो तो कंपनी के अंदर का आदमी है, तो कंपनी के अंदर के आदमी के पास तो सारी सूचनाएं होती ही होती है। अतः यह अधिक विश्वसनीय और प्रबंधकीय कार्यों के लिए उपयोगी होता है। तीसरा होता है क्षैतिज या गतिशील गतिशील विश्लेषण। क्या होता है, एक होता हमारा क्षैतिज या फिर गतिशील विश्लेषण की बात करें, जैसे हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो क्षैतिज विश्लेषण के अंतर्गत क्या, वित्तीय विवरणों में दी गई प्रत्येक मद की, क्या वित्तीय विवरणों में दी गई प्रत्येक मद की अंत वर्ष मतलब एक ही वर्ष के अंदर तुलना की जाती है। जैसे सन 2016-17 की स्थायी संपत्ति की तुलना विगत वर्ष मतलब 2015-16, 14-15 से की जाए। अंत वर्ष का मतलब होता है सालों के अंदर में। क्या, कि जैसे हमारे 2016-17 की, जैसे कोई कार निर्माता कंपनी है, वो ये जानना चाहती है कि 2016-17 में जो स्विफ्ट कार है, मान लीजिए स्विफ्ट कार की उत्पादन कितना हुआ, तो 2016-17 में कितना हुआ, 2015-16 में कितना हुआ, 2014-15 में कितना हुआ। फिर ये देख सकते हैं 16-17 में बिकी कितनी, 14-15 में कितनी बिकी, 15-16 में कितनी बिकी। तो जब इस तरह का अध्ययन करते हैं साल दर साल, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण कहते हैं। इसीलिए इसे गतिशील विश्लेषण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक वर्ष की विभिन्न मदों का पिछले वर्ष या वर्षों से तुलना करके उसके उसमें जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल या उससे पिछले साल के मुकाबले इस साल। तो सरकार भी ऐसा करती है। साल भी 2 तरह की होती है, एक तो आधार वर्ष और एक प्रचलित वर्ष। तो सभी ऐसा करते हैं।
इससे क्या संस्था की प्रगति और गतिशीलता का अध्ययन होता है। ये परिवर्तन क्या निम्नलिखित विधियों से प्रकट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी विधियां? पहली चीज आती है हमारी राशियों में प्रतिशत वृद्धि, ये कमी दिखाकर जो भी राशियां हैं उसमें बता देते हैं पिछले साल के मुकाबले हमारी कृषि में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई या इतनी घटोतरी हुई। तो ऐसे बताया जाता है पिछले साल के मुकाबले या उससे पिछले साल के मुकाबले। तो मुकाबले में क्या है, प्रतिशत में वृद्धि या घटोतरी करके दिखाया जा सकता है। परिवर्तन है तो परिवर्तनों को सूचकांक के द्वारा प्रकट करना, अर्थात एक वर्ष को आधार 100 मानकर अन्य वर्षों की तुलना कर लेना। कि जैसे हम मान सकते हैं कि जैसे आधार मान लिया, जैसे 2015-16 को आधार मान लिया। अब मान सकते हैं कि जैसे महंगाई कितनी हो गई, दुगनी हो गई, 1.5 गुनी हो गई, 70% बढ़ गई, तो इस तरह से मान सकते हैं। या राशियों की वास्तविक वृद्धि या कमी दिखलाना, अर्थात दो अवधियों के मध्य में मदों का अंतर धनात्मक या ऋणात्मक राशियों में प्रकट करना। यह एक काल विशेषक मतलब टाइम सीरीज विश्लेषण होता है और यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति विश्लेषण और योजना के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तुलनात्मक चिट्ठा या लाभ हानि खाता या आय विवरण या प्रवृत्ति विश्लेषण क्षैतिज विश्लेषण के उदाहरण होते हैं। तो ये तो हम देख रहे हैं तरीके कि जो एनालिसिस है, तो एनालिसिस के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो तरीकों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। चौथा आता हमारा क्षैतिज देख ले, तो अब देखेंगे लंबवत। क्या देखेंगे? लंबवत। तो लंबवत है स्थिर विश्लेषण की बात करें तो एक निश्चित अवधि के क्या एक निश्चित अवधि के वित्तीय विवरण के विभिन्न अवयव होते हैं जो कंपोनेंट होते हैं, उनके परस्पर संबंध का अध्ययन क्या करेंगे। कोई एक साल ले लेंगे, पहले वाले जो हमारे क्षैतिज था उसमें तो क्या बहुत एक साल के मध्य का दूसरे साल से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब इसके अंदर 2 सालों का नहीं कर रहे हैं, इसमें एक ही अवधि के अलग अलग अवधि यानी एक ही अवधि के निश्चित अवधि के जो वित्तीय विवरण है उसके विभिन्न अवयवों के जो पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं या फिर उनके योग के मध्य संबंध का अध्ययन करना ही हम क्या कहलाता है, लंबवत विश्लेषण कहलाता है। और यह विश्लेषण एक निश्चित अवधि पर वर्तमान संबंधों को ही बताता है। क्या करता है यह विश्लेषण? क्या करता है, एक निश्चित अवधि पर वर्तमान संबंधों को ही बताता है। इसमें उच्चावचनों को नहीं, मतलब जो आगे पीछे हो जाता है ना सामान, उनको नहीं बताता। जैसे चिट्टे के संपत्ति पक्ष का योग 100 मानकर संपत्ति के विभिन्न मदों का उनसे अनुपात किया जाता है, इसलिए इसे स्थिर विश्लेषण भी कहते हैं। अब ये तो आप समझ सकते हैं जैसे कि तो किसी कंपनी ने 1000 गाड़ियाँ बनाई। क्या 1000 गाड़ियाँ बनाई? 1000 गाड़ियाँ बनाई। अब उसमें क्या है, एक गाड़ी को क्या है कि एक पैमाना मान लिया जाता है कि जैसे मान ली एक गाड़ी, जैसे ये तो क्या क्या पता क्या बन गया कि जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने क्या 1000 गाड़ियाँ बनाई। अब 1000 गाड़ियों में क्या है, जैसे ये स्विफ्ट तो क्या 100 गाड़ियाँ बनाई। जो मारू क्या कहते हैं बैलेनो है, तो बैलेनो 50 गाड़ियाँ बनाई उसने। तो ऐसे करके जैसे ब्रेजा है, ब्रेजा 200 गाड़ी बनाई। तो ऐसे करके एक पैमाना सेट कर दिया। जैसे स्विफ्ट को उसने पैमाना सेट कर दिया 100 से, जरूरी नहीं 100 ही हो, लेकिन जिसको भी मानेंगे तो उसको 100 मान करके करेंगे कि जैसे बैलेनो आधी बनाई उसकी, और जैसे ब्रेजा है, ब्रेजा उससे दुगनी बनाई, तो उसको पैमाना मान के सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। तो किसी न किसी एक मद को क्या है 100 मान लिया जाता है, फिर उसके मुकाबले हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों का पता करते हैं। क्यों? क्योंकि यह विश्लेषण है ना उच्चावचनों को नहीं बताता, केवल वर्तमान संबंधों को ही बताता। मतलब पिछले साल के मुकाबले क्या स्थिति रही इस बारे में नहीं बताता। ये क्या पिछले साल के मुकाबले क्या स्थिति रही है इसके बारे में नहीं बताता। यह केवल वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है। ये भी नहीं बताता कंपनी लाभ में है, नुकसान में है, फायदे में रही, क्या रही। क्योंकि फायदा नुकसान तो इससे पता चलता है जब आप 2 अवधियों में क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तभी फायदा या नुकसान का पता चलता है। तो आगे देखिए, अब हम बात करेंगे जो समानाकार चिट्टा और लाभ हानि खाता है। क्या समानाकार चिट्टा है और लाभ हानि खाता या फिर आय भी इस विश्लेषण के उदाहरण होते हैं। जो हमारा लंबवत विश्लेषण है इसी के उदाहरण होते हैं। इसमें क्या लाभ हानि का ही पता चलता है, मुकाबले का नहीं। चिट्ठे और लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों के आपसी संबंध को बताने वाले अनुपात भी इसी विश्लेषण की एक तकनीक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अनुपात विश्लेषण में समंक एक निश्चित अवधि के लिए लिए जाते हैं। क्या होते हैं, एक निश्चित अवधि होते हैं, निश्चित पीरियड है, उसी के लिए समंक या डेटा हमने लिया होता है, इसलिए इसे स्थैतिक या स्टैटिक विश्लेषण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्टैटिक या स्थितिक विश्लेषण भी कहा जाएगा। तो बढ़िया है।
समग्र विश्लेषण के लिए क्षैतिज और लंबवत दोनों ही विधियों को की नितांत जरूरत पड़ती है और ये एक दूसरे की पूरक है, विरोधी नहीं है। क्या ये क्या एक दूसरे के पूरक होती है, न कि विरोधी। तो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी आनी ही चाहिए। बात करें आगे क्षैतिज विश्लेषण और लंबवत विश्लेषण में कुछ खास अंतर है, तो कुछ खास अंतर है, तो उन अंतरों को देख लेते हैं। क्या अंतर है देखिए। पहला अंतर आता है अवधि को लेके। क्या पहला अंतर आता है अवधि को लेके। अंतर क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक अवधि के वित्तीय विवरणों की समक चाहिए, मतलब डेटा चाहिए होते हैं। लंबवत में इसमें एक ही अवधि के ही एक अवधि के ही जो वित्तीय विवरण समंक का अंग्रेजी में कहते हैं डेटा। समंक को क्या बोलते हैं, डेटा कहते हैं। तो वो डेटा चाहिए एक ही अवधि के, ज़्यादा की नहीं। उपयोगिता की बात करें तो यह सामान्यतः काल श्रेणी विश्लेषणों में उपयोगी होता है। यह सामान्यतः क्या होता है, काल श्रेणी विश्लेषणों में उपयोगी रहता है। जबकि लंबवत की बात करें तो ये सामान्यतः परिच्छेद विश्लेषण में उपयोगी होता है, मतलब क्रॉस सेक्शन एनालिसिस होता है ना, उसमें बहुत काम आता है। बात करें अवयव मध्य की, तो इसमें प्रत्येक अवयव मतलब मध्य की विभिन्न अवधियों के आचरण का अध्ययन होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक अवयव की विभिन्न मध्यों अवधियों के आचरण का अध्ययन होता है। और इसमें एक ही अवधि की इसमें एक ही अवधि की विभिन्न मध्यों के जो पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन होता है। तो हमने इस चीज़ को देखा। फिर आता तुलना। तुलना की बात करें तो ये तुलना का अंग है। क्या होता है, तुलना का अंग होता है, और ये क्या होता है, तुलना का आधार होता है। लंबवत विश्लेषण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तुलना का आधार मानते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है अंतर। तो एक बार वापस बताते हैं आपको अंतर। तो आधार की बात करें तो अवधि के आधार पर तो इसमें 2 या 2 से अधिक अवधि के वित्तीय विवरणों के समक्ष चाहिए। लंबवत विश्लेषण में इसमें एक ही अवधि के ही वित्तीय विवरण समक्ष चाहिए। तो उपयोगिता की बात करें तो ये सामान्यतः काल श्रेणी विश्लेषणों में उपयोगी होता है, जबकि ये सामान्यतः परिच्छेद विश्लेषण होता है, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस होता है, सेक्शनल एनालिसिस, तो उसमें उपयोगी होता है। अवयव मदों की बात करें तो इसमें प्रत्येक अवयवों या मद की विभिन्न अवधियों के जो आचरण का अध्ययन होता है। तो हमारे दूसरे लंबवत में तो इसमें एक ही अवधि की विभिन्न मदों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। और क्षैतिज विश्लेषण की बात करें तुलना करके, तो ये तुलना का एक अंग होता है, जबकि लंबवत विश्लेषण क्या होता है, तुलना का आधार होता है। तो इसको हमने देख लिया। अब बात करते हैं तकनीकों की। तकनीकों की बात करें एक एक करके, क्योंकि तकनीकों के तो हमें पढ़नी ही है। तकनीकें नहीं पढ़ेंगे तो फिर आएगा कैसे हमें। तो वही बात, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें मतलब टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण की कौन कौन सी तकनीक है इसके बारे में बातचीत करें। तो किसी व्यवसाय के वित्तीय विवरणों के किसी व्यवसाय के वित्तीय विवरणों के की मदों में क्षैतिज और लंबवत विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए, तो वह आपको या तो लंबवत करना है या क्षैतिज करना है। तो विश्लेषण करने के लिए जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है उन्हें वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें कहा जाता है। और एक वित्तीय विश्लेषक के द्वारा अक्सर काम में ली जाने वाली बहुत सारी तकनीकें होती है, लेकिन उनमें से कुछ तकनीकें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कौन कौन सी। पहली आती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब तुलनात्मक वित्तीय विवरण। दूसरा होता है समानाकार वित्तीय विवरण। तीसरा आता है ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। चौथा होता है हमारा कौन सा, अनुपात विश्लेषण। पांचवा रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। छठा है हमारा सम विच्छेद बिंदु। और सातवां हमारा कोष प्रवाह विश्लेषण। तो ये 7 प्रकार के। एक हमारे डुपोंट विधि भी होती है, वो भी आपको बता देंगे इसी के साथ। वैसे उसको पैरामीटर में तो नहीं लेते, लेकिन फिर भी आपको आ जाए तो पता होनी चाहिए। तो इस सभी प्रकार के विश्लेषणों में सभी तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता। विश्लेषण तकनीक का चयन विश्लेषण के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि विश्लेषक क्या उनसे कौन सी चीज़ प्राप्त करना चाहता है, उसी के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। जैसे एक विश्लेषक 2 समान उत्पादन करने वाले उद्योगों के एक वित्तीय समूह के वर्ष के समूहों की उनकी लाभार्जन क्षमता की जांच करने के लिए लेना चाहता है, तो अनुपात विश्लेषण तकनीक का उपयोग करेगा, अन्य तकनीकें उसके काम नहीं आएगी। तो हर चीज़ के लिए जो चीज़ उससे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हर तकनीक काम नहीं आ सकती, एक ही तकनीक काम आएगी। तो हम आगे देखते हैं वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं। अब वित्तीय विश्लेषण की सीमाओं की बात करें कि इसमें कौन कौन सी कमियां रहती है विश्लेषण में, तो उनकी बात करें। वैसे कमी बाद में आप पढ़ते,
लेकिन पहले पढ़ लिया, कोई बात नहीं। वित्तीय विवरणों के जो विश्लेषण है उनके बहुत से लाभ होने के बावजूद उनकी कुछ सीमाएं, मतलब उनमें कुछ कमियां रहती है। उन कमियों की बात करें जिन्हें एक उपयोगकर्ता और विश्लेषणकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन सी कमियां या सीमाएं हैं उनकी बात करें। पहली आती है केवल परिणामात्मक माप आता है, मतलब वित्तीय विवरण विश्लेषण में वित्तीय सूचनाओं का परिणामात्मक अध्ययन की होता है, गुणात्मक नहीं। इसलिए यह कुशलता के मूल्यांकन का एक पक्षीय माप होता है, मतलब केवल एक ही चीज़ इससे पता चलती है, सारी चीज़ें नहीं चलती, मतलब गुणात्मक नहीं है। इसमें क्या है, आंकड़ों को सुधारा नहीं जा सकता, केवल आंकड़ों को देखा जा सकता है। तो ये केवल परिणामात्मक अध्ययन होता है। फिर आता सामान्य स्वीकृति सिद्धांतों का अभाव, मतलब इनको बनाने में और इनको देखने में जो पूरी दुनिया में टेक्निक्स चलती है उनका अभाव होता है कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो दुनिया में एक जैसी चले। मतलब लेखांकन के लिए विश्वव्यापी स्तर पर सामान्य सिद्धांत बनाए जा रहे हैं और प्रभावी किए जा रहे हैं, फिर भी अभी तक ये कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। अतः सामान्य नियम सिद्धांत अपनाने से या सामान्य सिद्धांत न अपनाने से क्या वित्तीय सूचनाओं में परिणाम उतने सार्थक नहीं आते और तुलनीयता का अभाव पाया जाता है। तो सामान्य सिद्धांतों का अभाव रहता है। यह तो क्या जिस देश ने जैसा बना लिया वैसा चल रहा है। बात करें कि निदानात्मक नहीं, मतलब वित्तीय विश्लेषण केवल व्यवसाय की निष्पादन कुशलता के जो लक्षण है इनको चिन्हित करता है, उसका निदान नहीं बताता कि मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इसके बारे में बताता, नहीं कि उसको सही करने के बारे में बताता, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर बात करें वित्तीय विवरणों की सीमाएं, तो विगत पृष्ठों पर हमने वित्तीय विवरणों की सीमाओं का अध्ययन किया है। वे सीमाएं स्वतः ही वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं भी बन जाती है। क्यों भाई, हमने थोड़ी देर पहले वित्तीय विवरणों की सीमाएं देखी, तो वो भी इसी की सीमाएं। क्यों? क्योंकि विश्लेषण उन्हीं वित्तीय विवरणों पर आधारित होता है। जैसे वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागतों पर आधारित है, वित्तीय विवरण क्या ऐतिहासिक लागतों पर आधारित है, अतः वर्तमान में उसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिर बात करें एक और कमी, तो मूल्य स्तर परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखना। वित्तीय विवरण से 2 या अधिक वर्षों की सूचनाओं की तुलना करने पर 2 या अधिक वर्षों की सूचनाओं की तुलना करने पर परिणाम कैसे हो सकते हैं, भ्रामक हो सकते हैं। जैसे पिछले वर्ष की उत्पादन लागत की तुलना करनी है या पिछले 5 वर्षों की उत्पादन लागत की तुलना करनी है, तो वित्तीय विवरणों में ये वास्तविक लागत पर दिखाई जाती है। तो इस तरह हमने क्या देखा, इस तरह हमने मूल्य वृद्धि के जो प्रभाव को ध्यान में रखने से वास्तविक निष्पत्ति की सही मापन नहीं हो सकती। प्रत्येक तकनीक की अपनी अपनी कुछ सीमाएं होती है, लेकिन इन्हें ध्यान में रखकर एक विश्लेषक वित्तीय विश्लेषण करता है, परिणाम सार्थक आएंगे, भ्रामक नहीं। ये आमक नहीं, ये भ्रामक है, भ्रामक नहीं आएंगे। वो कोशिश करता है कि जो परिणाम आए वो थोड़े ठीक ही रहे। विश्लेषक का काम भी यही है। एक एक करके तकनीकों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले आती तुलनात्मक वित्तीय विवरण। क्या था तुलनात्मक वित्तीय विवरण की बात करें, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण वित्तीय विश्लेषण की ऐसी तकनीक है जिसमें 2 या अधिक वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरण समअंकों की मदों में जो परिवर्तन होते हैं निरपेक्ष और सापेक्ष, उनको सम्मिलित करते हुए एक वित्तीय विवरण में उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। क्या करते हैं, एक वित्तीय विवरण में उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तुलनात्मक वित्तीय विवरण एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें चिट्ठे और लाभ हानि की 2 या अधिक वर्षों की जो समान व्यक्तिगत मदें हैं उनमें से एक को आधार मानते हुए अन्य वर्षों की जो मदें हैं उनसे निरपेक्ष समंक के रूप में कमी या वृद्धि की जो राशि है उसके रूप में कमी या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में अनुपातों के रूप में तुलना की जाती है। क्या प्रतिशत के रूप में अनुपातों के रूप में क्या तुलना की जाती है, इसे कहते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण। इस तरह के तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में एक ही व्यावसायिक संस्था के विवरणों में क्या होता है, एक ही व्यावसायिक संस्था के चिट्ठे और लाभ हानि खाते की जो समान मदों के समूह का 2 या 2 से अधिक वर्षों की सूचनाओं की जो प्रवृत्ति है उसका अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक में हमने देख लिया। अब बात करें तुलनात्मक वित्तीय विवरण है उनके विश्लेषण की, तो उसमें फायदा क्या है। तो इसमें फायदा ये है कि वित्तीय समअंकों का सुगम और सरल प्रस्तुतिकरण होता है और तुलना में भी आसानी रहती है। क्या वित्तीय समअंकों का सुगम और सरल प्रस्तुतिकरण होता है इसके अंदर और तुलना में आसान रहते हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अंतर्गत परिवर्तनों को दर्शाने के कारण ये प्रवृत्ति का बोध कराते हैं तथा इससे पूर्वानुमान में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है, पूर्वानुमान में सहायता मिलती है। प्रमुख
वित्तीय सांख्यिकी को इनके माध्यम से समझने में आसानी रहती है। जो प्रमुख प्रमुख वित्तीय सांख्यिकी है इनको इनके माध्यम से समझने में आसानी रहेगी। फिर बात करें तुलनात्मक वित्तीय विवरण की बात करें तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण से वित्तीय स्वास्थ्य आदि की जानकारी मिलने से संस्था की शक्ति और जो कमजोरियां हैं इनकी जानकारी हो जाती है, जिनसे क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। क्या हो सकता है? सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरणों की सहायता से अंतः फर्म की तुलना और उद्योग विशेष के औसत से तुलनात्मक दक्षता की जांच हो सकती है। परिवर्तनों के विश्लेषण और प्रवृत्ति की सूचना के परिवर्तनों के विश्लेषण और प्रवृत्ति की सूचनाओं से पूर्वानुमान और नियोजन में सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है? पूर्वानुमान और नियोजन में इससे सहायता मिलती है। तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के अध्ययन से क्या तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के अध्ययन से लेनदार और ऋणदाता अपने ऋणों की अवधि बढ़ाने और अन्य सहायता भी इससे मिलती है। निर्णय लेने में सुगमता होती है। तो हमने तुलनात्मक वित्तीय विवरण के बारे में बातचीत कर ली, उनके लाभ भी देख लिए। अब बात करें तुलनात्मक लाभ हानि खाता, क्योंकि हर सबसे क्या है खाते जरूर बनाए जाते हैं, तो उनका बात करें तो तुलनात्मक लाभ हानि खाता या आय विवरण। तो आय विवरण एक वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाता का विवरण दर्शाता है। केवल एक ही अवधि के समंकों से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या तुलनीयता नहीं होती। एक अवधि से अधिक के जो लाभ हानि का तुलनात्मक अध्ययन करके विश्लेषण व्यवसाय की प्रगति इनके बारे में निष्कर्षण कर सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसलिए तुलनात्मक परिणामों में एक अवधि से दूसरी अवधि में हुए परिवर्तन, निरपेक्ष अंकों में कमी या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यह लाभ हानि खाते का क्षैतिज विश्लेषण होता है। क्या होता है? यह लाभ हानि खाते का क्षैतिज विश्लेषण है। इसको लाभ हानि का गतिशील विश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लाभ हानि का गतिशील विश्लेषण भी कहेंगे इसको, तुलनात्मक एनालिसिस को। दूसरा आता समानाकार वित्तीय विवरण। क्या होता है समानाकार वित्तीय विवरण की बात करें जिसे कहते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वित्तीय समंकों को लंबवत प्रतिशत के रूप में वित्तीय समंकों को लंबवत प्रतिशतों के रूप में दिखाने वाले जो वित्तीय विवरण समानाकार विवरण कहलाएंगे। किसको? तो वित्तीय समंकों को लंबवत प्रतिशतों के रूप में दिखाने वाले जो वित्तीय विवरण है समानाकार विवरण कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत चिट्ठा और लाभ हानि खाता या फिर आय खाता, इनकी प्रत्येक मद का मूल्य लिखा जाता है। क्या इनके अंदर चिट्ठा और लाभ हानि खाता या फिर आय खाता है, इसके प्रत्येक मद का मूल्य लिखा जाता है। उसके बाद क्या इन अंकों को एक प्रमुख अंक है, ठीक है, एक प्रमुख अंक के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर देते हैं। अब प्रमुख अंक कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे व्यवसायिक क्रियाओं से आय अथवा कुल संपत्तियों या कुल दायित्व, इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो उसके क्या प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है, यह व्यक्त किया जाता है। अथवा लाभ हानि खाते की प्रत्येक मद व्यवसायिक क्रियाओं की आय के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। इसके रूप में दिखाया जाता है, प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। आय के प्रतिशत के रूप में इसको दिखाएंगे। फिर बात करें यदि चिट्ठे और आय विवरण की मदों को यदि चिट्ठे और आय विवरण की मदों को प्रतिशत में प्रस्तुत किया जाए तो तुलना के लिए सर्वनिष्ठ आधार तैयार हो जाएगा। क्या मदों को प्रतिशत के रूप में यदि व्यक्त किया जाता है तो क्या होगा कि तुलना के लिए सर्वनिष्ठ आधार तैयार हो जाएगा। इस प्रकार तैयार किए गए विवरणों को समानाकार वित्तीय विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समानाकार वित्तीय विवरण कहते हैं। यह विवरण पत्र 1 वर्ष 2 वर्ष या अधिक के लिए बनाया जाता है। यह विवरण क्या होता है? 1 वर्ष 2 वर्ष या अधिक के लिए बनाया जाता है। लंबवत विश्लेषणों का उपयोग क्या सामान्यतः जो अंतःफर्म तुलना में किया जाता है, जिसमें एक अवधि के मूल्यों को की 2 या अधिक फर्म से तुलना की जाती है। तो इसमें क्या फर्म की बात आ जाती है कि एक फर्म की तुलना क्या करना दूसरे फर्म से की जाती है। इसमें एक अवधि के मूल्य की 2 या अधिक फर्मों से तुलना की जाती है, लेकिन एक ही कंपनी के 2 अधिक या अधिक वर्षों के समानाकार विवरण बनाने पर यह अंतःफर्म तुलना हो जाती है। अपने आप ही खुद से तुलना हो जाती है इस कंपनी की। अतः प्रवृत्ति विश्लेषणों में उपयोगी रहते हैं। अब बात करें ट्रेंड एनालिसिस में, तो समानाकार चिट्ठा, ये कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करें, ये क्या होती है?
इसके अंतर्गत कुल संपत्तियां और कुल दायित्व, इनसे क्या प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कुल संपत्ति बटे कुल दायित्व से प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कुल संपत्ति को 100 मानकर जो संपत्ति पक्ष है इसकी प्रत्येक मद का उससे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है कि कुल संपत्ति को 100 मान करके संपत्ति पक्ष की प्रत्येक मद का उससे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। और इसी प्रकार कुल दायित्व को 100 मानते हुए दायित्व पक्ष ही प्रत्येक मद को उससे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह हम क्या ऐसा करते हैं, यदि एक से अधिक वर्षों के लिए बनाया जाता है, यदि ये क्या एक से अधिक वर्षों के लिए बनाया जाता है तो प्रत्येक मद की प्रवृत्ति का मापन किया जा सकता है। क्या प्रत्येक मद की प्रवृत्ति का मापन किया जा सकता है। तथा यदि इसे एक उद्योग की विभिन्न फर्मों के लिए बनाया जाता है तो इससे क्या होता है, वित्तीय सुदृढ़ता की जो सापेक्ष स्थिति है इसकी जानकारी करके वित्तीय व्यूह की रचना को समझने में आसानी रहती है। और इसे क्या 100% विवरण पत्र भी कहते हैं। जो हमारा समानाकार चिट्ठा होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो इसको 100% विवरण पत्र भी कहते हैं। आपको ये थोड़ी टेक्निकल ज़्यादा लगेगी, थोड़े ऐसे बोरिंग जैसा लगेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको डिटेल से पढ़ लेना चाहिए, शॉर्टकट में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। क्यों, कई बार क्या होता है कई टीचर्स शॉर्टकट पढ़ाते हैं, शॉर्टकट समझाते हैं एक एक दो लाइन में, और जब पता चलता है कि उनके पढ़ाई में से कुछ भी नहीं आया, जबकि हो सकता था उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते, थोड़ा सा एफर्ट मार लेते तो नज़दीक तो थे ही, लेकिन उस तक पहुंच भी सकते थे। तो इसलिए कई चीज़ें के चाहे बोर करे लेकिन आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ये हम आपके लिए NCERT से लेके आए हैं, ये बनावटी नहीं है कि आपको लंबी लंबी चीज़ें बेकार चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो इसमें वास्तविक जो ऑथेंटिक सोर्स है वहीं से चीज़ें पढ़ाई जा रही है। बात करें आगे समानाकार चिट्ठे के उद्देश्य। चिट्ठे की जो प्रत्येक मद है तो चिट्ठे की प्रत्येक मद में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करना होता है इसका उद्देश्य। संपत्ति दायित्व की विभिन्न मदों की प्रवृत्ति का मापन करना है और इसके माध्यम से वित्तीय सुदृढ़ता का मापन और वित्तीय व्यूह रचना को समझना होता है। अब बात करें समानाकार लाभ हानि खाता या आय विवरण की बात करें, या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट भी इसे कह सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है, इस विवरण में व्यावसायिक क्रियाओं से आय या विक्रय को 100 मानते हुए प्रत्येक व्यय की मद को इससे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या करते हैं, इससे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे विक्रय 10 लाख हो और व्यापारिक स्टॉक का क्रय 5 लाख हो तो व्यापारिक स्टॉक का क्रय विक्रय कितना हुआ, 50% हो जाएगा। अपने आप ही कितना हो जाएगा, 50% हो गया। समानाकार आय के विवरण के उद्देश्य, तो आय विवरण की प्रत्येक मद में हुए परिवर्तनों की जानकारी करना है। क्या आय विवरण की प्रत्येक मद में जो भी परिवर्तन हुए उनकी जानकारी करना इसका उद्देश्य। व्यवसाय की कुशलता की जानकारी प्राप्त करना और आय और व्यय की प्रत्येक मद की आय और व्यय की प्रत्येक मद की प्रवृत्ति का अध्ययन करना है इसका उद्देश्य। अब आता है हमारा तीसरा एनालिसिस। तीसरा एनालिसिस कौन सा, ट्रेंड एनालिसिस, जिसके कहते हैं प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण की बातचीत करते हैं। प्रवृत्ति विश्लेषण क्या कहता है। कई बार क्या है, आपको थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से भी डालना चाहिए। फिर आप बात करें अपनी प्रवृत्ति विश्लेषण या ट्रेंड एनालिसिस की, तो किसी भी अध्ययन के आधार के किसी भी अध्ययन के आधार वर्ष की तुलना में किसी भी अध्ययन के आधार वर्ष की तुलना में अध्ययन के शेष वर्षों में अध्ययन के शेष वर्षों में वित्तीय विवरणों की जो मदें हैं, तो मदों में जो परिवर्तन है उनकी दिशा के आधार पर, क्योंकि वो किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेंड्स होते हैं ना, ये ट्रेंड किस तरफ बढ़ रहा है, उनके आधार पर व्यापार की वित्तीय स्थिति के अध्ययन करने की विधि होती है। कई बार क्या होता है, आप चित्र भी बना देते हो, ग्राफ बने होते हैं, तो ग्राफों से क्या होता है, ट्रेंड देखने में मदद मिलती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। किसी भी संस्था की जो प्रगति है, कि किसी भी संस्था की प्रगति या अवनति रुख की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों के जो आंकड़े होते हैं उनका अध्ययन और विश्लेषण किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए वित्तीय विवरण की प्रत्येक मद का वित्तीय विवरण की प्रत्येक मद का उसी के आधार वर्ष की राशि से हुई कमी या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। और इस विधि के माध्यम से किसी संस्था की कई अवधियों में कार्य निष्पादन की जांच करना भी संभव है कि उस दौरान वह कैसा काम कर रही थी कंपनी। तो व्यवसाय की जो प्रगति है, कि व्यवसाय की प्रकृति अध्ययन के लिए 3 विधियां अपनाई जाती है। परीक्षा में भी आ चुका, तो ट्रेंड एनालिसिस की कितनी
विधियाँ होती है, तो 3 विधियाँ हैं। पहली विधि आती है प्रवृत्ति प्रतिशत, मतलब ट्रेंड परसेंटेज। इस विधि में इस विधि में क्या, सबसे पहले कई वर्षों के जो वित्तीय विवरण होते हैं उनकी सूचनाओं का सारणीकरण कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस विधि में सबसे पहले कई वर्षों के जो वित्तीय विवरण होते हैं इनकी सूचनाओं का सारणीकरण कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें किसी एक वर्ष को आधार मानकर, फिर क्या करते हैं, इनमें से किसी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्ष होते हैं, अन्य वर्षों की वृद्धि या कमी ज्ञात कर ली जाती है। क्या करते हैं, अन्य वर्षों की कमी या वृद्धि को ज्ञात कर लिया जाता है। सामान्यतः प्रथम वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। जो पहला वर्ष होता है उसी को आधार वर्ष मान लिया जाता है। इस प्रकार ज्ञात वृद्धि या कमी को आधार वर्ष के आधार पर प्रतिशत वृद्धि या कमी निम्न सूत्रों से पता करते हैं, जो आगे है। मतलब आधार वर्ष की अपेक्षा कर तो वृद्धि या कमी की बात करें तो इस सूत्र की बात करें तो संबंधित वर्ष की राशि में आधार वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या कमी की बात करें तो इसको भाग लगाएंगे, किससे, आधार वर्ष की जो संबंधित राशि है इससे, और फिर 100 से गुणा कर देंगे। तो इससे तुलना करके हम क्या करते हैं, प्रवृत्ति विश्लेषण में ट्रेंड परसेंटेज निकाल लेते हैं कि आधार वर्ष से तुलना करके हम परसेंटेज निकाल लें। दूसरा आता प्रवृत्ति अनुपात, यह आता रेशो। क्या आता, ट्रेंड रेशो। तो ट्रेंड रेशो की बात करें, सामान्यतः प्रवृत्ति प्रतिशत की से तुलना की जाती है, सामान्यतः प्रवृत्ति प्रतिशत से तुलना की जाती है, किंतु कभी कभी तुलना के लिए इन्हें भी उपयोगी न मान के आधार वर्ष को 100 मानते हुए अन्य वर्षों की जो राशि है इनको उसी अनुपात में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इस प्रकार ज्ञात अनुपात प्रवृत्ति अनुपात कहलाता है। तो इस बार हमने क्या किया, अनुपात में चेंज कर दिया प्रतिशत करने की बजाय। तो प्रवृत्ति अनुपात का सूत्र होता है इस मद की चालू वर्ष की राशि जिसकी बात करें और उस मद की आधार वर्ष की राशि। तो जो मद है उसकी चालू वर्ष की राशि, उसका अनुपात किससे निकाल रहे हैं, उस मद की आधार वर्ष की राशि से गुणा 100 करते हैं। तो इस प्रकार ज्ञात यह अनुपात सांख्यिकी के सूचकांकों की भांति होते हैं, अर्थात इन अनुपातों की सहायता से एक विश्लेषक व्यवसाय के विभिन्न कारकों की जो गतिविधियां होती हैं उनका विश्लेषण करके परिवर्तन की स्पष्ट व्याख्या कर सकता है। तीसरा तरीका है हमारा ट्रेंड एनालिसिस का, वह है बिंदु रेखीय चित्रमय प्रदर्शन। क्या होता है बिंदु रेखीय चित्रमय प्रदर्शन की बात करें, एक ग्राफिक या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो उपरोक्त प्रकार से ज्ञात प्रवृत्तियों को रेखा चित्रों और चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है, और यह चित्र दो या अधिक संबंधित मदों की जो सुगम तुलना है हेतु एक साथ में प्रदर्शित किया जा सकता है। कंपनियों के अंशधारी सामान्यतः वाणिज्यिक के विद्यार्थी नहीं होते। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं होते। अतः बहुधा कंपनी अपने प्रकाशित लेखों के साथ सरल और सुगम माध्यम हेतु ये अपना प्रगति विवरण बिंदु रेखीय चित्रों और अन्य चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करती है, जिसमें क्या प्रगति और अवनति की प्रवृत्ति समझने में आसानी रहती है। अब देखेंगे हम ट्रेंड एनालिसिस की उपयोगिता, मतलब क्या फायदा है इसको करने से। तो इस विधि से क्या परिवर्तनों की दिशा बोध का आसानी से ज्ञान हो जाता है कि कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से काम कर रही है, इसके बारे में आसानी से पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि दिशा बोध का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपनी किस दिशा में आगे चल रही है, मतलब तरक्की की तरफ चल रही है या फिर अवनति की तरफ चल रही है, पता चले। क्यों, क्योंकि सब 2 या 2 से अधिक जो वर्ष है उनके प्रस्तुत किए जाते हैं। इस विधि में चित्रमय प्रदर्शन के माध्यम से भी सूचनाओं को प्रस्तुत करने से सामान्य व्यक्ति तक इसकी पहुंच होती है। क्या होता है, इस विधि में चित्रमय प्रदर्शन के माध्यम से भी सूचनाओं को प्रस्तुत करने से सामान्य व्यक्ति तक इनकी पहुंच होती है। वित्तीय सूचनाओं को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने से अधिक उपयोगी है, ये बहुत ज़्यादा काम आती है ट्रेंड एनालिसिस। फिर आता प्रवृत्ति विश्लेषण की कुछ सीमाएं होती हैं, उनकी सीमाओं की बात करें तो प्रवृत्ति विश्लेषण की सीमाएं क्या है। विश्लेषण के लिए इस विधि का उपयोग करते समय इनकी सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, अन्यथा विश्लेषण से की गई जो व्याख्या है वो भ्रामक हो सकती है। तो पहली सीमा आती है क्या, प्रवृत्ति प्रतिशत या अनुपात किसी आधार वर्ष पर आधारित होते हैं। यदि किन्हीं कारणों से आधार वर्ष सामान्य न हो तो प्राप्त निष्कर्ष वो भ्रामक होने की संभावना रहती है। जैसे मान लो आपने आधार वर्ष, जैसे कई बार क्या है बीजेपी सरकार आधार वर्ष क्या कोरोना काल को ले लेती है, कोरोना काल के मुकाबले हमने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है,
तो कोरोना काल को आधार वर्ष लेना ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो हमने तरक्की की ही नहीं थी। तो कई बार क्या होता है, आधार वर्ष ऐसा ले लेते हैं जो सामान्य ना हो, तो इससे क्या जो जानकारी मिलती है वो भ्रामक होती है। तुलना का आधार समान न होने पर निष्कर्ष असंगत हो जाएंगे, और यदि दी गई वित्तीय सूचना मान्य लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है अथवा अलग अलग मान्यता पर आधारित है तो भी तुलना भ्रामक परिणाम दे सकती है। तीसरा हमारा है सीमा। तो केवल एक मद की प्रवृत्ति का अध्ययन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जब तक कि सापेक्षिक तुलना के लिए किसी अन्य मद की प्रवृत्ति की जानकारी ना हो। जैसे मान लो कि एक चीज तरक्की कर रही है, दूसरी चीज तरक्की नहीं कर रही है, तो एक ही चीज को आप देख के इसमें यदि एनालिसिस करने लगेंगे तो आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे संबंध स्थापित करके तुलनात्मक अध्ययन हो सके। अगली सीमा आती है हमारी कौन सी? तुलना के लिए निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन प्रवृत्ति प्रतिशत में अधिक दिखेगा। मूल समंकों में परिवर्तन की जांच भी आवश्यक है। फिर आता है, ये तो हमने देख लिया, ट्रेंड एनालिसिस भी देख ली। तो इस तरह हमने 3 एनालिसिस देख ली। अब आता हमारा अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस। आता हमारे कौन सा? रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं। वित्तीय विवरणों में क्या प्रदत्त जो समंक है इनका व्यक्तिगत रूप से कोई महत्व नहीं होता है। जितने भी डेटा होते हैं उनका व्यक्तिगत रूप में कोई महत्व नहीं होता। ये तथ्य क्या है? ये समंक कहते हैं, ये डेटा कहते हैं। ये अन्य तथ्यों या समंकों से परस्पर संबंधित होते हैं। अतः केवल समंकों के आधार पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक कि समंकों के मध्य क्या उचित संबंध स्थापित ना हो। मतलब एक डेटा का दूसरे डेटा से यदि कोई संबंध स्थापित नहीं किया तो आपको किसी भी तरह का कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। इस क्रम में क्या लेखांकन अनुपात एक गणितीय संख्या होती है। इसी क्रम में क्या होता है? लेखांकन अनुपात क्या होता है? एक गणितीय संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक समंकों की संबंधता को व्यक्त करती है, जिसके आधार पर किया गया विश्लेषण ही अनुपात विश्लेषण कहलाएगा। क्या? जिसके आधार पर किया गया विश्लेषण ही क्या कहलाता है? अनुपात विश्लेषण कहलाता है। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 के अंदर, सवाल था वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अनुपात विश्लेषण क्या है, इसके बारे में बताइए। अब क्या अनुपात विश्लेषण की बात करें तो इस विधि में निश्चित अनुपातों की गणना की जाती है और ज्ञात अनुपातों की प्रमापों से तुलना की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन अनुपात कौन कौन से, उनकी बात करें। एक अनुपात हमारा तरलता अनुपात आता है। क्या? तरलता अनुपात मतलब लिक्विडिटी रेशो। तो वे अनुपात जिनकी सहायता से व्यवसाय की तरलता की स्थिति ज्ञात की जाती है। अनुपात की बात करें तो आप एक चीज का एक समंक का दूसरे समंक से अनुपात ज्ञात करते हैं। तो पहला आता हमारा तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशो। तो वे अनुपात जिनकी सहायता से व्यवसाय की तरलता की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो इसमें भी 2 तरह के अनुपात होते हैं। एक तो हमारा चालू अनुपात जिसे करंट रेशो कहते हैं, और दूसरा तरलता अनुपात। दूसरा क्या आता है? तरलता अनुपात। तो ये 2 अनुपात होते हैं इसके अंदर, हमारे किसके अंदर? तरलता अनुपात के अंदर। तो इसमें तरलता की बात की जाती है। पहला आता है चालू अनुपात। चालू अनुपात की बात करें तो इसमें चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। क्या? चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में क्या है? एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या होता है? चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो वह अनुपात जो व्यवसाय की चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में संबंध दर्शाता है उसे चालू अनुपात कहते हैं। वे संपत्तियां जिनमें चालू लेखांकन वर्ष में रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है उनको तो हम चालू संपत्तियां कहते हैं। मतलब एक ही साल के अंदर कि वे संपत्तियां जिन्हें चालू लेखांकन वर्ष में ही रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है कि जाएंगे, और हम चाहें जब उनको बेच करके पैसा ले लें तो उनको तो हम क्या कहेंगे? चालू संपत्तियां। जैसे बैंक में अल्पकालिक जमा, बैंक में पैसा जमा है, अल्पकालीन निवेश कर रखा है, स्टॉक से मिला हुआ पैसा जिनमें हमें पैसा मिलने वाला था, देनदार मतलब हमने किसी को कर्जा दे रखा है तो हमें वापस पैसा देगा। तो इन सब को मिला करके किसको गिना जाता है? हमारी चालू संपत्ति को। अब चालू दायित्व किसे कहते हैं? चालू दायित्व भी सेम ही रहेगा। कैसे? कि वे समस्त दायित्व जिन्हें चालू लेखांकन वर्ष में ही चुकाना होता है, मतलब उसी साल में क्या चुकाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चालू दायित्व कहते हैं। जैसे हमारे लेनदार मतलब जिनसे हमने ले रखा है, देय बिल, ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, अन्य अल्पकालिक दायित्व, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे चालू दायित्व कहलाते हैं। और एक आदर्श स्थिति की बात करें कि कंपनी बहुत अच्छी स्थिति में है, कैसे पता चले? कि यदि दोनों के बीच में चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में यदि 2:1 का संबंध हो
कि चालू संपत्ति 2 हो और हमारे चालू दायित्व 1 हो, तो 2:1 में इनका संबंध हो, तो ये सबसे आदर्श स्थिति होती है किसकी, हमारी किसी भी कंपनी की। अब बात करेंगे तरलता अनुपात या अम्ल परीक्षणीय अनुपात, जिसको एसिड टेस्ट क्विक एसिड रेशो भी कहते हैं। तो ये अम्ल परीक्षणीय अनुपात, ये लिक्विड्स रेशो या क्विक एसिड रेशो भी कहते हैं। तो तरल संपत्ति और चालू दायित्व, या तरल संपत्ति और चालू दायित्व की बात करें तो इन दोनों का अनुपात क्या होता है, हमारे तरलता अनुपात। तो वह अनुपात जिसकी सहायता से व्यवसाय की तरल संपत्तियों और चालू दायित्व के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। क्या, तरल संपत्तियों और चालू दायित्व के बीच में क्या करते हैं, संबंध ज्ञात करते हैं, इसे तरलता अनुपात या फिर क्विक एसिड रेशो कहते हैं। अब एक कंपनी की यदि आदर्श स्थिति की बात करें, ये पता चले कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो उसके लिए क्या देखें इस अनुपात को, तो तरल संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में 1:1 का रेशो होना चाहिए। चालू संपत्ति का वह भाग जिसे शीघ्र अतिशीघ्र रोकड़ में परिवर्तित कर लिया जाता है उसे तरल संपत्ति कहते हैं। तो जैसे मान लो गए और तुरंत संपत्ति से हमने क्या किया, रोकड़ में परिवर्तित कर लिया, उसको बेच दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, तरल संपत्ति। फिर आता हमारा लाभदायकता अनुपात। हमने पहला तो तरलता अनुपात देख लिया, ध्यान रखना तरलता अनुपात ये नहीं है, तरलता अनुपात ये है, लिक्विडिटी रेशियो। तो इसके दो भाग किए हैं, चालू अनुपात और तरलता अनुपात। दूसरा आता हमारा लाभदायकता अनुपात या प्रोबेबिलिटी रेशियो। इसकी बात करें तो वे अनुपात जो व्यवसाय में उपलब्ध लाभों की स्थिति की जानकारी देते हैं। तो वो अनुपात जो कोई भी कंपनी व्यवसाय उसमें जो लाभ की स्थिति है कि कंपनी लाभ में है या नहीं, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें लाभदायकता अनुपात कहेंगे। जैसे सकल लाभ अनुपात की बात करें तो ये कैसे निकालेंगे, सकल लाभ में विक्रय का भाग लगाएंगे और 100 से गुणा करेंगे तो हमारा सकल लाभ अनुपात आएगा। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि 1-2 सूत्रों के बारे में बताओ, तो बता देना यदि आप पूछे। दूसरा आता परिचालन लाभ अनुपात। तो परिचालन लाभ विक्रय के मुकाबले, सब चीज विक्रय के मुकाबले होते हैं, जितने भी लाभ होते हैं किसके मुकाबले होते हैं, हमारे विक्रय के मुकाबले ही आते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो हमारे परिचालन लाभ अनुपात आएगा। तीसरा शुद्ध लाभ अनुपात। तो शुद्ध लाभ भी हमारे क्या है, विक्रय के मुकाबले होता है, तो 100 से गुणा करेंगे तो शुद्ध लाभ अनुपात आ जाएगा। तीसरा तुम्हारा शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी कैपेसिटी रेशियो। सोल्वेंसी का मतलब कि हमने जो कर्जा लिया है उसको चुकाना वापस। तो वे अनुपात जिनकी सहायता से व्यवसाय के ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करते हैं कि कंपनी पैसा चुका भी सकती है या नहीं, तो उसकी क्षमता का आकलन किया जाता है, तो उसे शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं। और ये कैसा होना चाहिए, इसके लिए आता है स्वामित्व अनुपात निकाला जाता है कि शुद्ध कीमत और शुद्ध संपत्ति गुणा 100। इससे पता चलता है कि कंपनी जो जहाँ से कर्जा लिया है उस कर्जे को दे भी सकती है या नहीं। फिर आता हमारे कौन सा, क्रियाशीलता अनुपात। क्या था क्रियाशीलता अनुपात, मतलब एक्टिविटी रेशियो। क्या था क्रियाशीलता अनुपात या एक्टिविटी रेशियो आता है। तो इन अनुपातों की सहायता से व्यवसाय की संचालन क्षमता का आकलन करते हैं कि कंपनी का संचालन कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, घटिया चल रहा है। तो इसमें दो चीजें आती है, एक तो देनदार संग्रहण अवधि और एक लेनदार भुगतान अवधि। तो देनदार संग्रहण अवधि की बात करें तो औसत देनदार और विक्रय इनका अनुपात देखा जाता है कि देनदार संग्रह अवधि जितनी कम हो उतनी अच्छी मानी जाती है, कि जिनसे हमें पैसा लेना है उससे जितना जल्दी ले सकें उतना अच्छा माना जाता है। फिर आता है लेनदार भुगतान अवधि। तो यह अवधि जितनी ज़्यादा हो, मतलब जिनको हमें पैसे देना है, तो यह अवधि जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी मानी जाती है। क्या, जो लेनदार भुगतान अवधि है ये जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी होती है। फिर एक अनुपात होता है हमारा स्कंद आवर्त अनुपात। क्या होता है, स्कंद आवर्त अनुपात की बात करें तो इस अनुपात की सहायता से ये ज्ञात किया जाता है कि स्टॉक में पड़ा माल कितने दिनों में बिक जाएगा। क्या, इसमें हम ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं जो स्टॉक में माल पड़ा है वो कितने दिन में बिक जाएगा, और यह अवधि भी जितनी कम हो उतनी अच्छी मानी जाती है कि बहुत कम समय में सामान बिक जाए, तो इसे हम क्या कहें, स्कंद आवर्त अनुपात कहेंगे। फिर आता ऋण समता अनुपात। या तो ऋण समता अनुपात की बात करें तो ऋण समता अनुपात दीर्घकालिक ऋण और समता के बीच में संबंध को नापता है। तो ऋण समता अनुपात क्या करता है, दीर्घकालीन ऋण और समता के बीच में संबंध को मापता है। यदि कुल दीर्घकालीन निधियों में ऋण संगठक लघु है, क्या ऋण संगठक लघु है, तो बाहरी लोग अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं कि बाहरी लोग है वो अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। क्यों, क्योंकि जितना भी पैसा कंपनी के पास है उसमें कर्जे का पैसा बहुत कम है। सुरक्षा की दृष्टि से अधिक समता और कम ऋण की पूंजी ढांचा अधिक अनुकूल माना जाता है कि पैसा लगा ज़्यादा रहे उसके मुकाबले किसके, कर्जे के मुकाबले।
क्यों? क्योंकि दिवालियापन के अवसर को घटा देता है, क्योंकि जब व्यक्ति ने कर्जा लिया ही नहीं है तो दिवालिया होगा कैसे। प्राय इसे अधिक सुरक्षित माना जाता है यदि ऋण क्षमता अनुपात 2 का है। तो यह अनुपात विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भिन्न भिन्न हो सकता है वैसे तो, लेकिन सबसे बढ़िया माना जाता है यदि ऋण क्षमता अनुपात कितना, 2:1। और इसे निम्न प्रकार से परिकलित कर सकते हैं, कैसे कि जैसे ऋण क्षमता अनुपात कैसे निकलेगा, दीर्घकालिक ऋण और अंशधारक निधि उनके बीच में क्या 2:1 का अनुपात होना चाहिए। ऋण में भी देखें तो जिनको तुरंत चुकाना वो 1 होना चाहिए, और जो जिनको बहुत लंबी अवधि में चुकाने वो भी 2 के अनुपात में होने चाहिए। अंशधारक निधि की बात करें तो अंश पूंजी में से आरक्षित और अधिशेष ये घटा दें, और क्या करेंगे, अंश अधिप्रति या वारंट की प्रति घटा दें, तो उससे जो प्राप्त निकलेगा उसे अंशधारक निधि कहेंगे। अंशधारक निधि मतलब जो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पैसे लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स की पूंजी कितनी होगी। फिर अंश पूंजी की बात करें तो समता अंश पूंजी में से पूर्वाधिकार अंश पूंजी को घटा देंगे तो क्या आएगा, अंश पूंजी निकल के आएगी। अंश पूंजी की बात करें तो समता अंश पूंजी में से पूर्वाधिकार अंश पूंजी घटाएंगे तो हमारे अंश पूंजी निकल के आती है। ये आता नहीं है वैसे परीक्षा में कभी। अंशधारक निधि की बात करें तो गैर चालू परिसंपत्तियों में से कार्यशील पूंजी और गैर चालू दायित्व दोनों को घटा दे। गैर चालू संपत्तियों में से कार्यशील पूंजी और गैर चालू दायित्व दोनों को घटा दे तो अंशधारक पूंजी या अंशधारक निधि निकल के आती है। कार्यशील पूंजी की बात करें तो चालू परिसंपत्तियों में से चालू दायित्व घटा दें तो कार्यशील पूंजी निकल के आती है। तो इस तरह बहुत सारे अनुपात है, तो यदि आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होने लगेगी, आपको इसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना है। फिर बात करें ऋण क्षमता अनुपात महत्व। क्या ऋण क्षमता अनुपात का क्या महत्व है उसकी बात करें तो यह अनुपात क्या एक उद्यम के ऋणग्रस्तता को मापता है कि कौन सी कंपनी कितनी कर्जे में रहती है। कोई भी कंपनी है वो कितनी कर्जे में रहती है इसके बारे में पता चलता है। और क्या दीर्घकालिक ऋणदाता को ऋणों की सुरक्षा की सीमा का एक अनुमान होता है कि उन्होंने जो ऋण दिए हैं, कर्जा दिया है, उनके आने की कितनी संभावना है। एक निम्न ऋण क्षमता अनुपात अधिक सुरक्षा को दिखाता है। जो निम्न ऋण क्षमता अनुपात क्या है, अधिक सुरक्षा को दर्शाता है। और दूसरी ओर एक उच्च अनुपात जोखिम पूर्ण माना जाता है। यह फर्म को बाह्य देयताओं का भुगतान करने में कठिनाई में डाल देता है। ये क्या करता है, यह फर्म को बाह्य देयताओं का भुगतान करने में क्या कठिनाई में डाल सकता है। एक मालिक के दृष्टिकोण से ऋण क्षमता पर व्यापक उपयोग उसके लिए उच्च प्रतिफल को सुनिश्चित कर सकता है यदि पूंजी पर अर्जन की दर दिए जाने वाले ब्याज की तुलना में ज़्यादा। तो हमने क्या किया, ऋण क्षमता अनुपात का महत्व देख लिया। अब आता हमारा अगला विश्लेषण विधि, वो था रोकड़ प्रवाह विश्लेषण विधि। कौन सी? रोकड़ प्रवाह विश्लेषण विधि की बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, कंपनी के अंदर क्या रोकड़ अंतर प्रवाह ज़्यादा होना चाहिए, आना ज़्यादा चाहिए जाने की बजाय। रोकड़ प्रवाह ज़्यादा जाना नहीं चाहिए बल्कि आना चाहिए। तो बाह्य प्रवाह तो कम होना चाहिए तो अंतर प्रवाह ज़्यादा होना चाहिए। तो विश्लेषण की यह विधि उन संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है जो मुख्यतः क्या रोकड़ या रोकड़ तुल्य व्यवहारों को निष्पादित करते हैं, अर्थात रोकड़ से संबंधित कार्य करते हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आती है। उस विश्लेषण से रोकड़ प्रवाह के आधार पर तरलता का विश्लेषण किया जाता है। उस विश्लेषण से क्या होता है, रोकड़ प्रवाह के आधार पर क्या तरलता का विश्लेषण किया जाता है। या रोकड़ प्रवाह से मतलब है रोकड़ मदों के, या रोकड़ प्रवाह से आया है गैर रोकड़ मदों के रोकड़ आवक और रोकड़ जावक से होता है। रोकड़ आया या रोकड़ गया। भाई गैर रोकड़ जो मदे हैं, चीज़ें हैं, तो उनसे हमें पैसा आया पैसा जाए उनको देखा जाता है। यदि रोकड़ आवक रोकड़ जावक की तुलना में ज़्यादा है, रोकड़ आवक ज़्यादा है रोकड़ जावक की तुलना में, तो अच्छी तरलता को दर्शाता है कि पैसे हैं। ये समस्त व्यवहार जिसमें रोकड़ की प्राप्ति होती है रोकड़ आवक व्यवहार कहलाते हैं। क्या भाई, वो सारे व्यवहार जिसमें रोकड़ की प्राप्ति होती है उसे रोकड़ आवक व्यवहार कहते हैं। और रोकड़ में किए जाने वाले खर्च के व्यवहार रोकड़ जावक व्यवहार कहलाते हैं। खर्च के व्यवहार तो रोकड़ जावक व्यवहार, और प्राप्ति के व्यवहार क्या कहलाएंगे, रोकड़ आवक व्यवहार कहलाएंगे। बात करें रोकड़ प्रवाह की, तो रोकड़ प्रवाह की 3 गतिविधियां होती है। कौन कौन सी? वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह, निवेश गतिविधि से रोकड़ प्रवाह, और परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह की बात करते हैं, इसमें ऋण और पूंजी संबंधी होते हैं। निवेश गतिविधियों से संपत्ति संबंधी, और परिचालन विधियों से मुख्य व्यवसायिक क्रियाएं। तो ये हमारी 3 गतिविधियां हैं जिनमें इसको बांट सकते हैं रोकड़ प्रवाह को।
बात करें रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ। क्या रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ की बात करें तो एक रोकड़ प्रवाह विवरण जब अन्य वित्तीय विवरणों के साथ उपयोग किया जाता है। क्या? एक रोकड़ प्रवाह विवरण जब अन्य वित्तीय विवरणों के साथ उपयोग किया जाता है तब वह ऐसी सूचनाएं प्राप्त करता है जो एक उद्यम की निवल परिसंपत्तियों में बदलाव तथा उसके वित्तीय ढांचे, तरलता, ऋण शोधन क्षमता सहित को मूल्यांकित करने तथा बदलती परिसंपत्तियों और अवसरों में अनुकूल रोकड़ प्रवाह की सामयिक। एक मिनट, पास में गाना चल रहा है तो इसको खत्म हो जाएगा। तो दोबारा से देख लेते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ की बात करते हैं। एक रोकड़ प्रवाह विवरण जब अन्य वित्तीय विवरणों के साथ उपयोग में लिया जाता है तब ऐसी सूचनाएं प्रदान करता है। तब वह क्या करता है? ऐसी सूचनाएं प्रदान करता है जो क्या एक उद्यम की जो निवल परिसंपत्तियां हैं उनमें बदलाव और उसकी वित्तीय ढांचे, जिनमें दोनों चीजें शामिल करते हैं, तरलता और ऋण शोधन क्षमता, उन दोनों को शामिल करेगी। इनको मूल्यांकित करने तथा बदलती परिस्थितियों और अवसरों में जो अनुकूल रोकड़ प्रवाह की जो सामयिकता है और राशि की प्रभावशीलता, क्या? और राशि की जो प्रभावशीलता है इसकी क्षमता जानने में मदद करता है। रोकड़ प्रवाह सूचना एक उद्यम की, क्या? रोकड़ प्रवाह सूचना एक उद्यम के रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यांकों को पैदा करने की जो क्षमता है इसको मूल्यांकित करने में उपयोग होती है और उपयोगकर्ता को वर्तमान मूल्य को भविष्य में विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के जो रोकड़ प्रवाह की तुलना और मूल्यांकन के प्रतिमान को विकसित करने में ये सक्षम बनाती है। इसके साथ ही देखें तो यह विभिन्न उद्यमों का की प्रचालन क्षमता, रिपोर्टिंग की तुलनात्मकता को बढ़ाती है। मतलब क्या कि इसके साथ ही ये विभिन्न उद्यमों की प्रचालन क्षमता या प्रचालन दक्षता और रिपोर्टिंग की तुलनात्मकता को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि यह एक ही लेन देन अथवा घटना के लिए विभिन्न लेखांकन निरूपणों के प्रभाव को समाप्त करता है। और ये परिवर्तन क्या? ये परिवर्तन परिस्थितियों में रोकड़ अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह में सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता करता है। फिर छठी विधि आती है हमारी, कौन सी? सम विच्छेद बिंदु विधि, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट विधि। कौन सी? ब्रेक इवन पॉइंट विधि। तो इसकी बात करें तो विश्लेषण की यह विधि निर्माणी संस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। मतलब जो निर्माण करते हैं, सामान बनाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। जिसका उपयोग क्या है? इष्टतम विक्रय के स्तर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि हम कितना सामान बेच सकते हैं, उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए इसको ज्ञात किया जाता है। सम विच्छेद बिंदु वह स्थिति होती है जिस पर संस्था को न तो लाभ होता है न ही हानि, और इस बिंदु के आधार पर किया गया विश्लेषण ही सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण कहलाएगा। क्या? सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण किसे कहते हैं? जहां पर न तो लाभ होता है न ही हानि। जैसे ये चित्र है, तो चित्र के अंदर क्या है? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पर क्या न तो लाभ हुआ न हानि, मतलब लॉस तो इधर है, प्रॉफिट इधर है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ये वाला, जहाँ क्या न तो सामान बचा है न बिका है, तो दोनों की एक मेन स्थिति आ गई। अब बात करें ब्रेक इवन पॉइंट का महत्व क्या है। जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसका महत्व की बात करें, इससे कुछ महत्व निकल के आते हैं। पहला महत्व होता है इष्टतम स्तरों की पहचान हो जाती है। इससे क्या होता है? इष्टतम स्तर होते हैं कि हम कितना सामान बेच सकते हैं, कंपनी सोचती है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है और बेहतर लागत पर नियंत्रण किया जा सकता है। बेहतर लागत नियंत्रण किया जा सकता है। फिर बात करें सम विच्छेद बिंदु की, तो कैसे निकालते हैं? स्थायी लागत में भाग लगाते हैं किसका? विक्रय मूल्य प्रति इकाई में से घटाते हैं किसको? परिवर्तनशील लागत की इकाई को घटा देते हैं, और दोनों को घटाने के बाद जो राशि आती है उसका भाग लगाते हैं किसमें? स्थायी लागत में। तो हमारा सम विच्छेद बिंदु निकल कर आता है। फिर आता हमारा कोष प्रभाव विश्लेषण विधि, मतलब फंड फ्लो एनालिसिस। क्या? कोष प्रभाव विश्लेषण विधि की बात करें या फंड फ्लो एनालिसिस की बात करें तो दो चीजें होती है। एक तुम्हारे कोष के साधन होते हैं, एक कोष का उपयोग होता है। कोष के साधन की बात करें, कोष के उपयोग की बात करें तो कोष के साधन में तुम्हारा आय, मतलब पैसा कैसे आ सकता है? आय से, लाभ होने से, चीजों को बेचने से, लोन लेने से, हमारी संपत्ति को बेच दिया हमने वो, और पहले विक्रय था कि हमने सामान बेचा, हमने जो प्रोडक्ट बनाए वो बेचे,
और विनिवेश का मतलब हमने हमारी संपत्ति को बेच दिया, जमीन बेच दी, कंपनी बेच दी है उसको, और सीधी सरकार से सब्सिडी मिलती है। तो कोष के उपयोग की बात करें तो जस्ट उल्टा, आय का व्यय, लाभ का हानि, विनिवेश का निवेश, विक्रय का क्रय, लोन लेने का ऋण अदायगी, और सब्सिडी देने का सब्सिडी लेना। तो ये हमारे कोष के साधन है, कोष के उपयोग है। तो बाकी बात करें तो कोषों के साधन और कोषों के उपयोग के संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर दीर्घकालीन कोष और शोधन क्षमता का विश्लेषण करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्या इस विधि का प्रयोग करते हैं? किसके लिए? जो दीर्घकालीन कोष और शोधन क्षमता, इसका विश्लेषण करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा क्या कोषों की आवश्यकता और कोषों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्या होता है? कोषों की आवश्यकता, कोषों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यदि व्यवसाय में कोषों के साधन कोषों के उपयोग की तुलना में ज्यादा है तो ऐसी स्थिति सुदृढ़ और वित्तीय स्थिति दिखाती है, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को दिखाती है चीज। विश्लेषण की यह विधि के केवल मात्रात्मक पहलुओं की जांच करती है, न कि गुणात्मक पहलुओं की। फिर आती है एक और विधि जिसे कहते हैं डुपोंट विधि। तो डुपोंट विधि की बात करें तो इस विधि का प्रतिपादन अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी डुपोंट के द्वारा किया गया था, जो निवेश पर प्रत्याय अर्थात मार्जिन की दर के आधार पर विकल्पों के चयन का सुझाव देती है। क्या? डुपोंट के द्वारा दिया गया था, जो क्या है, निवेश पर प्रत्याय अर्थात मार्जिन की जो दर है उसके आधार पर विकल्पों के चयन का सुझाव देती है। यह क्या, विकल्प में मार्जिन की दर जितनी अधिक होगी उसे चयन करते समय उतनी अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मार्जिन की दर कैसे निकालते हैं? मार्जिन की दर निकालने का सूत्र है, आय में निवेश का भाग लगाएंगे या फिर लाभ और विक्रय इनका अनुपात निकालेंगे तो हमारे डुपोंट विधि से निकल के आता है। फिर एक परीक्षा में सूत्र आया और सवाल आया हुआ था 2016 के अंदर, क्या था? शोधन क्षमता अनुपात और ऋण क्षमता अनुपात के बारे में बताइए। तो हम ये सारी तकनीकें आज पढ़ ली है और इनके बारे में हमें सारी जानकारी ले ली है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले टॉपिक में अगला चैप्टर देखेंगे कुछ लेखांकन का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया, पसंद तो क्या आया होगा आपको, क्या है, थोड़े से लेंदी था, समझने में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी यदि आप इसको थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम भी आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, टेक्स्ट बना रहे हैं और समय पर आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करें, ताकि हमारी तरफ से यदि आपको कोई सहायता मिल सकती है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सोच के साथ क्या है, यदि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। धन्यवाद।